मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। तो एक बड़ा बिजी शेड्यूल आप सबका अगस्त के बाद से ही चल रहा है। पीईटी के एग्ज़ाम, कई टीचर्स के एग्ज़ाम जिसमें जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हुए, यूपीएसआई का एक बिजी शेड्यूल चला और इसी बीच एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी भी, जिसमें ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम निपट गया है। तो एक बहुत थोड़ा सा लंबे अंतराल के बाद हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन में मिले हैं। तो फटाफट सब लोग तैयार हो जाएं। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स हम लोग मंथली कवर करते हैं साल के 12 वीडियो में, और जो बजट, कुछ खास पुरस्कारों पर एक्स्ट्रा वीडियोस बने वो अलग बात है, लेकिन अधिकतम आपके साल के 15 घंटों में 300 प्रश्नों में हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही कंसाइज तरीके से हम लोग अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रेटेजिक कवर करते हैं। और सितंबर 2020 से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट है। और आपके करंट अफेयर्स की एक खास बात है कि हर पूरे YouTube चैनल की ही खास बात है आपके कि आपके प्रत्येक वीडियो में क्या लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बेस्ड MCQ का लिंक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनवरी से लेकर के इस साल के किसी भी एग्जाम में जाने के लिए तो आपको जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स को देख ही लेना चाहिए। थोड़ा डिले हुआ, अभी भी अक्टूबर का करंट अफेयर्स आना आपका बाकी है। तो बहुत जल्दी ही जैसे ही आप पढ़ करके इसको तैयार करेंगे तब तक आपको अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो बचेगा नहीं कुछ। और इसी बीच जो भी पुरस्कार घोषित किए गए हैं उनके लिए आप जानते हैं कि छोटे छोटे सेपरेट वीडियो बनते हैं, तो सेपरेट वीडियो मिलेगा। ठीक, तो चलिए आज आप जान गए होंगे, आज हम लोग नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम दे करके कुछ रिलैक्स भी हो गए होंगे आप। नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स में हर बार की तरह ये करंट अफेयर्स भी हमारा कैसे रहने वाला है, हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग उस महीने के तिथि दिवस को देखेंगे, तो नवंबर महीने के तिथि दिवस को भी देखेंगे। उसके बाद जो जरूरी इंडेक्स आए हैं इस महीने में, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, वो देखेंगे। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास, क्योंकि आजकल युद्धाभ्यास भी काफ़ी डीप जा कर के पूछ रहे हैं कुछ एग्जाम में। डीप क्या जा कर के पूछ रहे हैं, चूंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो सेम पैटर्न के कई पेपर बनाने पड़ते हैं। तो एक युद्धाभ्यास पूछा तो दुनिया के सारे युद्धाभ्यासों को कवर करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो आप जो भी एग्जाम चल रहा हो उसमें आपको बस ये देखना है कि आम तौर पर किन किन हिस्सों से सवाल आ रहे हैं, लेकिन ये है कि उन हिस्सों की आपकी काफ़ी गंभीर तैयारी होनी चाहिए। माने वहाँ से कोई बात ऐसी ना हो जो छोड़ रहे हो आप, तो काफ़ी बेहतर हो जाता है, तैयारी आपका बेहतर होता है। ठीक, और इंडेक्स के साथ साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिट होती है उसे हम लोग कवर करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो प्रमुख आयोजन होते हैं उनको कवर करते हैं, तो इस बीच अगर कुछ हुआ होगा। और कोई अगर बुक्स चर्चा में है तो उसे कवर करते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियुक्तियां हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो इस बार भी ये जरूरी सारे सेक्शंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आप तैयार हो जाएं। आपको करना क्या होता है, वीडियो देखते हुए आपको नोट करना होता है। अपने करंट अफेयर्स की जो कॉपी है उसमें मंथली आपको आगे बढ़ना होता है, और करंट अफेयर्स के बाद ही अगले एक आध दिनों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाता है क्या, करंट अफेयर्स का MCQs, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपने चैनल www.studentclassesprayagraj, और आप अपने चैनल के गूगल की वेबसाइट पर www.studentclassesprayagraj.com में भी MCQ, कौन से करंट अफेयर्स के MCQ पर जा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार हो जाएं, जल्दी से सब लोग तैयार हो जाएं। और सबको एक आइडिया हो ही गया है कि किस प्रकार से होता है। नए स्टूडेंट भी आपको सब नोट करते चलना है। और आप जानते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के दौरान जो MCQ, तो चलिए फटाफट आप तैयार हो जाएं। और मानसिक कसरत के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग मानसिक कसरत भी स्टैटिक जीके पर जहां जरूरी होता है मानसिक कसरत भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नवंबर माह की प्रमुख तारीखों से। ठीक, तो नवंबर माह की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस है उसमें जो जरूरी तारीख है, देखिए सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर और 21 नवंबर।
ये नवंबर महीने की कुछ प्रमुख तारीखें हैं जो आमतौर पर आपके लिए जरूरी हैं, आपके जेहन में, आपके नोट्स में ये होना चाहिए। और कभी भी आप कंपटीशन में जाएं, परीक्षाओं में जाएं, तो इसे जरूर नोट करके जाएं, पढ़ करके जाएं। तो देखिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल लीगल अथॉरिटी जो भारत के संविधान के डीपीएसपी पार्ट में, पार्ट 4 में अनुच्छेद 39A में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान है, ये उसे फुलफिल करने के लिए अधिनियम बनाया गया। और वहाँ पर लोक अदालत है, लोक अदालत के प्रावधान, इसके अलावा जो निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान है उसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, उसके लिए एक अधिनियम बना था। उसी के उपलक्ष्य में 9 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे। उनके उपलक्ष्य में ही उनके जन्म दिवस को इस तरह से मनाया जाता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मानसिक कसरत हम लोगों की शुरू हो रही है। सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक मानसिक कसरत हो ही जाए, फिर बढ़ते हैं आगे। सब लोग ये तो नोट करेंगे ही, उसके अलावा आप अपने दिमाग में अपने कमेंट बॉक्स में नोट बताएं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। आप सब में जो लोग बता रहे हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर को हर साल विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। ठीक, 14 नवंबर को बाल दिवस। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाल दिवस, कमेंट बॉक्स में बताना है बाल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है। फटाफट जल्दी से बताएं आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। जो नए हैं वो भी, आज जो नए स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं और जिनकी अभी करंट अफेयर्स की पढ़ाई शुरू ही हो रही है, वो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हम लोग करंट अफेयर्स कैसे कवर करते हैं, और उसी तरीके से आप कवर करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में मानसिक कसरत भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल जिन लोगों का उत्तर आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही बात है। विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। आज डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है विश्व में, और डायबिटीज़, मधुमेह, ये रोग होता है किसकी वजह से? हार्मोन्स का स्राव प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, इंसुलिन का स्राव प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। तो पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, वहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है, जो रक्त में, हमारे भोज्य पदार्थों में, भोजन में शर्करा के पाचन में सहायक होती हैं। तो जब इंसुलिन में डिसऑर्डर होता है, तब पैनक्रियाज में डिसऑर्डर होता है, तब क्या होता है? इंसुलिन का प्रॉपर स्राव नहीं होता है। इसकी वजह से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है। इसी को, इस स्थिति को क्या बोला जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक, तो इन सारे बिंदुओं से सवाल आते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 26 नवंबर। क्या है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे बनाते हैं, विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था।
ठीक, 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभक्त था, 8 अनुसूचियां लगी थी। तो ये मूल संविधान था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये नवंबर माह के प्रमुख तिथि दिवस है, इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में नवंबर वाले करंट अफेयर्स में। जल्दी से आप अपना सेशन शेयर कर दीजिए। ये जो सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का, आप लोग अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और आप इस समय लगातार अपने वेबसाइट में, चैनल के वेबसाइट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो आपके वेबसाइट में प्रैक्टिस लगे हुए हैं प्रश्नों के टॉपिक वाइज, जैसे भारत के भौतिक प्रदेश भूगोल में है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में है, इसके अलावा पीईटी वालों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रश्न हैं, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम के लिए आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जनरल साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। और ये सारे सवाल जो मिल रहे हैं उसमें एक तो कुछ सवाल हम लोगों ने अपने से बना रखे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस सेक्शन हो, चाहे हिंदी का हो, जो हम लोगों का अपना 11 वर्षों का अध्यापन अनुभव है उसके आधार पर। और दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा जितनी भी हुई हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार और अपना प्रदेश तो ही है। इसके अलावा जो आरआरबी की परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, इतने ढेर सारे एग्जामों में उस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सबको आपके इस टेस्ट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। जिससे मेरा मानना है कि आप पढ़ने के बाद एक जो भी टॉपिक पकड़े उसका एक कंप्लीट टेस्ट रखें, जिससे कहीं से भी सवाल आए तो जान ही ना पाए। तो उसे आप हर टॉपिक को हल करें और लगता कुछ नहीं है, जितनी बार में आप एक्यूरेसी ना आए 100% तब तक हल करें, कम से कम उतने सवाल बिल्कुल एक्यूरेट रखें। और हाँ, इतना जरूर करें कि हल करने के बाद उस पूरे लिंक को, उस पूरे सेशन को अपने फेसबुक पर शेयर कर दें। अपने फेसबुक पर सब लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे, और जब भी करें एक बार जरूर करें, दिन में एक बार प्रैक्टिस जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि एग्जाम तक आप इतना प्रैक्टिस लगा चुके होंगे, और जो ऑफलाइन टेस्ट चलते हैं ऑफलाइन में वो चलेंगे ही। चलिए अपने सेशन को आगे ले चलते हैं, बात करते हैं प्रमुख सूचकांकों पर। ठीक, इस महीने के प्रमुख सूचकांक में सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 आया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 आया है। तो क्लाइमेटिक चेंज पर ये सूचकांक जो आया है वो क्लाइमेटिक चेंज पर कौन से देश कैसा एफर्ट करते हैं, अपने यहाँ प्रयास करते हैं, उस आधार पर। और ये अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स जारी कौन करता है? ये जर्मन वॉचडॉग, किसके द्वारा? जर्मन वॉचडॉग द्वारा इसे जारी किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इस पूरे इंडेक्स में इस बार टॉप 3 देश खाली रह गए, अर्थात जो मानक है उस मानक को किसी भी देश ने, दुनिया के किसी भी देश ने फुलफिल नहीं किया। चौथा नंबर, अर्थात इस इंडेक्स का चौथा नंबर और इस साल का पहला नंबर आया है डेनमार्क का। किसने आया है? डेनमार्क का। तो टॉप 3 देश खाली है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। और अगर भारत की बात करें तो भारत 10वें स्थान पर है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसे जर्मन वॉच संगठन द्वारा जारी किया जाता है, इस इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। तो आप इसे प्रॉपरली नोट करेंगे, जिससे आप कभी भी एग्जाम में जाएं तो इसे पढ़ करके जरूर जाएं। जल्दी से आप इसे नोट कर लें, फटाक से आप इसे नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपरली सबसे पहले इस महीने के प्रमुख तिथि दिवस को नोट करेंगे, फिर इंडेक्स पर बारी आती है। इंडेक्स में सबसे पहले जो इंडेक्स आया उसे नोट करेंगे। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहली बार ये इंडेक्स जारी हुआ है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो आप नोट करेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI पॉवर्टी इंडेक्स है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग, और पहली बार जारी हुआ है देश में।
और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला स्तर पर जो गरीबी मापने के लिए पहली बार ये सूचकांक है और इस सूचकांक के निम्नलिखित आधार हैं। ये गरीबी मापने का जिला स्तर पर सूचकांक है और इस सूचकांक को इन निम्नलिखित आधारों पर जारी किया गया है। तो इस सूचकांक का आधार आप नोट करेंगे, प्रति व्यक्ति खपत व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, अवसर माने पहुंच, स्कूल, बैंक खाता, स्वच्छता और जीवन स्तर। तो देखिए आप देख रहे होंगे इस MPIN का, NMPI का, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो आधार है वो है प्रति व्यक्ति व्यय खपत, स्वास्थ्य, अवसर, शिक्षा, पोषण, स्कूलिंग, स्कूल तक क्या अवसर है, पहुंच है, बैंक खाता, स्वच्छता, जीवन स्तर। ठीक, इन आधारों पर यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है और इसमें इस सूचकांक के आधार पर क्या रिपोर्ट आई है कि भारत में 25% गरीबी है, गरीबी का स्तर 25% है और सबसे निचले पायदान पर इसमें अगर राज्यवार बात करें तो इस इंडेक्स में NMPI के पहली बार जारी किए गए इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है और केरल का पहला स्थान है। बिहार सबसे नीचे है, केरल का पहला स्थान है। केरल में 0.71% गरीबी है और दूसरे और तीसरे स्थान पर गोवा और सिक्किम का है। बात करें उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अगर बात करें कि विश्व भारत का कौन सा ऐसा जिला है जहां 0% गरीबी है, अर्थात कोई गरीबी नहीं है, तो इस इंडेक्स में क्या बताया गया है कि केरल का कोट्टायम जिला, केरल का कोट्टायम जिला, वहां पर क्या है 0% गरीबी बताई गई है। तो ये है इंडेक्स में पहले पायदान पर, अंतिम पायदान पर कौन है इसे आप प्रॉपर्ली नोट करेंगे। इंडेक्स का नाम, इंडेक्स जारीकर्ता, कौन सा इंडेक्स है, पहली बार है, क्या आधार हैं, कितने आधारों पर इंडेक्स जारी किया गया है। ये इंडेक्स क्या करता है, गरीबी मापने का एक इंडेक्स है राज्यवार जिला स्तर पर। और भारत में कोट्टायम, केरल का कोट्टायम जिला है जहां पर 0% गरीबी बताई जा रही है। केरल टॉप पर है, मात्र 0.71% गरीबी है और पूरे देश में 25% गरीबी बताई गई है और बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान इस आधार पर तीसरा बताया गया है। ठीक, चलिए अब हो जाए कुछ मानसिक कसरत। आपको बताना है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी गुड, जो लोग ये उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब आपको बताना है नीति आयोग ने किस संस्थान का स्थान लिया है। पहले कौन सा संस्थान था और वो किस संस्थान का स्थान लिया है। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर आपके आ रहे हैं, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। वेरी गुड। आपको बताना है अगला सवाल कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। फटाक से, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सबको आंसर करना है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल सही, जो लोग उत्तर दे रहे हैं 1 जनवरी 2015। वेरी गुड, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आता है। चलिए फटाक से एक उत्तर और दे दीजिए कि योजना आयोग कब अस्तित्व में आया था। फटाक से जल्दी से आप बता दीजिए कि योजना आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं कि 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो देखिए जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, जो लोग उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में एफर्ट करते हैं, सभी लोग एफर्ट प्रयास किया करें और जिनको सही उत्तर मिल जा रहा है वो अपने कॉपी में अपडेट भी करते चलें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक इंडेक्स और आया है, ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की ग्लोबल रिपोर्ट आई है। देखिए ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की ग्लोबल सूची आई है और इस सूची में
194 देशों में सबसे टॉप पर है डेनमार्क। सबसे टॉप पर है डेनमार्क, अर्थात भ्रष्टाचार रिश्वत को रोकने के लिए उस देश में क्या प्रावधान है, उस आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे है कौन? उत्तर कोरिया, 194 पावदान पर है, 194th पावदान पर है। भारत की बात करें तो भारत का 82वां स्थान है इस इंडेक्स में, भारत का 82वां स्थान है। और भूटान का, भारत के पड़ोसी देश भूटान का पोजीशन इससे बेहतर है, भूटान की पोजीशन 62वीं है इस रैंक में, तो इसे भी आप नोट करेंगे। रिश्वत ट्रेस, रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की ग्लोबल सूची में डेनमार्क का पहला स्थान, उत्तर कोरिया अंतिम पायदान पर है और भारत 82वें पायदान पर है। भूटान की पोजीशन भारत से बेहतर है। ये इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है? वो जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कैसे प्रावधान किए गए हैं, क्या शक्ति है, उस आधार पर किया जाता है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। एक रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से आप फटाक से बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ मानसिक कसरत हम लोगों की होती रहे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेरी गुड, जो लोग बता रहे हैं वाशिंगटन। विश्व बैंक की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रेषण देश, माने वहाँ के लोग जो बाहर थे और भारत में प्रेषित किए हैं, तो भारत है। विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत है, अर्थात भारतीय मूल के लोग, भारत के लोग जो विदेश में हैं और वहाँ से अर्न करके भारत भेजते हैं। तो इस आधार पर अगर बात करें तो क्या पोजीशन है? पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत प्रेषण देश में सबसे टॉप पर है। ठीक, तो ये प्रमुख रिपोर्ट थी और इस प्रमुख रिपोर्ट के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रमुख युद्धाभ्यास पर। प्रमुख युद्धाभ्यास पर आजकल युद्धाभ्यास से बहुत ही डीप सवाल जाने लगे हैं, इसलिए युद्धाभ्यास आप हम लोग रेगुलर मेंटेन करते चलते हैं। बस आपको मेंटेन रखना होता है, एग्जाम से पहले एक बार आप इन सब का रिवीजन करके जाया करें। देखिए, एक है सिटमैक्स 21। सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में हुआ 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में। और इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में 3 देशों का, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच में यह आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ा जाए आगे। ये मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। एक हो जाए मानसिक कसरत, आपको बताना है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे जो लोग बता पा रहे हैं, थाईलैंड। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक आसियान नाम का संगठन है और उस एरिया में थाईलैंड देश है। सफ़ेद हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। अगला है एक्स शक्ति 2021। एक्स शक्ति 2021 ये इंडियन आर्मी का फ्रांस के साथ द्विवार्षिक, भारतीय सेना का फ्रांस के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है जो 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। ठीक, और आप जानते हैं कि जो वायुसेना का सैन्य अभ्यास होता है वो वरुण नाम से जाना जाता है फ्रांस के साथ हमारा। ठीक, तो एक्स शक्ति, तो इसे दो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, इसे आप नोट करेंगे। और फ्रांस की राजधानी क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि फ्रांस की राजधानी क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि फ्रांस की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि फ्रांस की राजधानी क्या है। तो पेरिस, जो लोग पेरिस उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आपको उत्तर देना है कि फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि फ्रांस की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि फ्रांस की राजधानी तो जो लोग सीन उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो एक सवाल अपने आप में कैसे आते हैं स्टैटिक जीके में कि विश्व की राजधानी
विश्व के देश और किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। मेरे ख्याल से अब आप नोट कर चुके होंगे। तो देखिए एक पुरस्कार आया है इस महीने, और इस महीने ही जो पुरस्कार दिए गए हैं, स्पेशली घोषणा हो गई है किसकी, नोबेल की। तो नोबेल का एक छोटा सा वीडियो हम लोग अलग से लेते हैं। इसी हफ्ते आपको नोबेल पर स्पेशल और जो हमारे पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसे अलग से हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो बनता है, उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, अच्छे से समझ में आता है। उसके स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे, और दोनों पुरस्कारों के स्टैटिक पोर्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सेशन आपका लंबा ना हो इसलिए वहाँ पर सेपरेट वीडियो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बहुत जल्दी आपके आने वाला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2021 का 49वां संस्करण संपन्न हुआ है, 49वां संस्करण जो न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। फटाफट देखिए, नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2021 का 49वां संस्करण न्यूयॉर्क। तो आप जल्दी से बताएंगे कि न्यूयॉर्क किस देश का सबसे प्रमुख शहर है। जल्दी से बताएंगे न्यूयॉर्क किस देश का सबसे प्रमुख शहर है। चलिए फटाक से बताएंगे। तो न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है, यूएसए का है। यूएसए की राजधानी नहीं है, यहाँ एक मिस्टेक कई बार लोग कर जाते हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच यूएसए और गैर अंग्रेजी भाषा यूएस प्राइम टाइम कार्यक्रमों के बाहर निर्मित और प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए ये प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये है एमी अवार्ड। क्यों प्रदान किया जाता है आप इसे देख रहे हैं, जल्दी से आप इसे देखें, नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं। अब अगर बात किया जाए कि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखिए एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ से आप नोट करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डेविड टेनेंट को यूके के लिए, देश यूके के लिए डेविड टेनेंट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एमी अवार्ड में अभिनेता का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो यूके के लिए एडल्ट मटेरियल यूके के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि वो प्रमुख पुरस्कार किनको गए हैं। चलिए तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो देश के लिए, यूके देश के लिए डेविड टेनेंट को गया है, डेविड टेनेंट को गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एडल्ट मटेरियल के यूके के लिए गया है हेले स्क्वायर को। किसको गया है? हेले स्क्वायर को, एडल्ट मटेरियल के लिए। ठीक, और कॉमेडी सीरीज के लिए गया है कॉल माई एजेंट सीजन को, फ्रांस को गया है। किसको गया है? कॉल माई एजेंट सीजन 4 के लिए, कॉल माई एजेंट सीजन 4 के लिए गया है। ठीक, इसे गया है। और अगर बात करें कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए तो थाईलैंड की होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, इसे गया है। ठीक, तो पुरस्कार की बहुत लंबी श्रेणी है, लेकिन कम से कम आप इतनी श्रेणी अगर मेंटेन करे रहेंगे तो आपका काम फिट हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये पुरस्कार आप मेंटेन कर लिए होंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ यूनेस्को की ओर से नवंबर महीने में खास काम हुए हैं, उसे देखते हैं। तो कुछ शुरू करें उसके पहले आप बता दें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जो आमतौर पे आप कंफ्यूज रहते हैं। फटाक से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें सभी लोग, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसके लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021 से 2025 इन 4 सालों के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसमें फिर से भारत को मेंबर चुना गया है। कितने समय के लिए? 4 सालों के लिए, 2021 से 2025 के लिए। और इस समिति में कुल 58 मेंबर होते हैं। कितने? 58 मेंबर्स होते हैं, और इनमें सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो भारत के लिए एक उपलब्धि की बात है कि यूनेस्को की एशिया विश्व धरोहर समिति में एशिया प्रशांत क्षेत्र से इसे चुना गया है। इसे आप नोट करेंगे, यूनेस्को की एशिया प्रशांत क्षेत्र से विश्व धरोहर कमेटी में फिर भारत को चुना गया है 2021 से 2025 तक के लिए। फटाक से आप इसे नोट करें, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
जल्दी से आप इसे नोट करें। देखिए, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत का 6वां श्रीनगर चुना गया है। यूनेस्को की ओर से जो विश्व भर में रचनात्मक शहरों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, चुना जा रहा है, उसमें इसके पहले 5 शहर हमारे चुने गए थे। इस बार 6वां श्रीनगर को चुना गया है। और किसमें? क्रिएटिविटी में, कलात्मकता में। इससे पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी इस सूची में शामिल हो चुके हैं। इसके पहले वाराणसी को चुना गया था। तो अब हमारे पास यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में कुल 6 नगर हैं: श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी। ठीक, आप इसे भी नोट करेंगे, फटाक से नोट करेंगे। तो यूनेस्को की ये 2 खबर इस महीने आपके लिए बहुत ही भविष्य में काम की हो सकती है। और एक केदारनाथ धाम में, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, श्रृंगेरी में, द्वारिका में, पुरी में और कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थापित किए थे, केदारनाथ में। और उनकी समाधि भी कहाँ पर है? केदारनाथ में। तो कई बार ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि इनकी समाधि कहाँ है? केदारनाथ में है। और उनकी समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आदि शंकराचार्य की समाधि और उनके प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? उत्तराखंड के केदारनाथ में किया है। और इनकी पहले से ही समाधि स्थल वहाँ पर है। ठीक। और एक अन्नपूर्णा की मूर्ति, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है जो वाराणसी से चोरी हो गई थी। वाराणसी से चोरी हो गई थी 1913 में और हाथों हाथ होते हुए कहाँ पहुँच गई थी? कनाडा। तो कनाडा किस महाद्वीप का देश है? फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कनाडा किस महाद्वीप का है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा देश है। और दुनिया का दूसरा, क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो ये कनाडा पहुंच जाता है और कनाडा के म्यूजियम में था। तो वहाँ पर फिर वहाँ से इसे भारत को सौंपा गया है और फिर से इसे कहाँ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से वाराणसी में स्थापित कराया गया है। तो 100 साल पहले लगभग चोरी हुई 1913 में वाराणसी से मूर्ति, अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से क्या हुई है? फिर से अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच में। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, और जिसमें 19 नवंबर को प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर, और इसमें उन्होंने उस किले को भी देखा था, उस किले को भी, रानी लक्ष्मीबाई के किले को भी देखा था। तो 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया। तो आपसे सवाल हो सकता है कि कहाँ पर आयोजन किया गया और कब आयोजन किया गया। और रानी लक्ष्मीबाई का योगदान तो सबको पता है। 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। अंग्रेज जनरल ह्यूज ने क्या कहा था कि विद्रोहियों में, अंग्रेजों के सेंस में तो विद्रोही थे उसमें, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई को बोला था जनरल ह्यूरोज ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिरसा मुंडा से खबर है। और बिरसा मुंडा आप जानते हैं कि जनजातीय नेता हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका योगदान है। और बिरसा मुंडा को हमारे झारखंड राज्य में देवता तुल्य माना जाता है, भगवान के समान माना जाता है और बड़ी आस्था है लोगों की। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इसको केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। ठीक, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को क्या घोषित किया गया है? जनजातीय गौरव दिवस। किसके उपलक्ष्य में? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को झारखंड के राज्य में भगवान का दर्जा दिया जाता है। और 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये है जनजातियों से खबर। और आप जानते हैं कि जनजातियों के संरक्षण के लिए बाकायदा अधिकार मिले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में महात्मा गांधी के स्मरण में सिक्का जारी किया गया है। तो इसका पहले भी और किया गया है, इसके पहले भी महात्मा गांधी के सम्मान में ऐसा किया गया है, लेकिन उनकी स्मृति में अभी लेटेस्ट नवंबर महीने में यूनाइटेड किंगडम में सिक्के जारी किए गए हैं। किसकी स्मृति में? महात्मा गांधी की स्मृति में। ठीक,
चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यूएसए एक आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अभी तक इसमें 100 मेंबर थे। यूएसए 101वां सदस्य बना है। यूएसए 101वां सदस्य बना है। और ये कहाँ पर? COP 26 का आयोजन हुआ है। COP 26 का आयोजन हुआ है, वहाँ पर हुआ है। 30 नवंबर 2015 को ये अस्तित्व में आया था संगठन। 30 नवंबर आईएसए कब अस्तित्व में आता है? 30 नवंबर 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और पहली अंतर्राष्ट्रीय सोलर समिट की कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो इन सारे बिंदुओं से सवाल पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए लेटेस्ट है, यूएसए भी इसमें शामिल होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ये बात हो गई होगी। आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आगे बढ़ें उसके पहले आप बताएं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या तय हुई है जो 2024 में हो जाएगी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बात करें कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी तय हुई है, जो डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है, लेकिन अमरावती, वेरी गुड, जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं अमरावती बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट पर है कि पश्चिमी घाट पर है? जल्दी से बताएं, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट पर है कि पश्चिमी घाट पर है? तो बिल्कुल सही है, कोरोमंडल तक पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? प्रायद्वीपीय पठार की वो कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं जिनका मुहाना आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है? ये प्रश्न मैं इसलिए ला रहा हूं कि मेरी 2 बैच ऐसी है जो अभी ताजा ताजा नदियों को पढ़ करके आई है, तो वो सब तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आंध्र प्रदेश के तट से भारत के प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी 2 प्रमुख नदियां अपना मुहाना बनाती हैं? तो जो लोग उत्तर दे रहे हैं गोदावरी और कृष्णा, बिल्कुल सही है, उनको समझ। अब आप सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भारत में सबसे पहला राज्य कौन है जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था? भाषाई आधार पर राज्य का गठन सबसे पहले किस राज्य का हुआ था? बिल्कुल सही उत्तर आपके आ रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आंध्र प्रदेश। जो लोग आंध्र प्रदेश ले रहे हैं, और उसी आंध्र प्रदेश से खबर है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। और इस अधिनियम में उसने क्या प्रावधान किए हैं संशोधन के द्वारा कि ऑटो रिक्शा और बाइक, इन 2 को छोड़कर जितने भी 10 साल पुराने वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ने ग्रीन टैक्स की घोषणा की है, लेकिन 2 छूट है, किसको किसको? ऑटो रिक्शा और बाइक को छोड़कर 10 साल पुराने सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा रहा है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस महीने का जो खास अगला पॉइंट है, बिमल पटेल चर्चा में है। कुछ नियुक्तियां हुई हैं जिसमें बिमल पटेल है, इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के का मेंबर चुना गया है। यूएनओ ने इसे चुना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चुना गया है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और यह अस्तित्व में आया था 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड है यूरोप में। ठीक, तो और इसमें भारतीय विमल पटेल को मेंबर चुना है यूएन की जनरल असेंबली में। चलिए, इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट चुने गए। अहमद नसीर अल रईसी को, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, और ये अहमद नसीर अल रईसी चुने गए हैं। ये यूएई के हैं। कहाँ पर हैं? यूएई के हैं। ठीक, तो आप इसे भी नोट करेंगे। ये दोनों प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसे आप नोट करेंगे। इसके अलावा इंटरपोल में एक और भारतीय को सफलता मिली है, प्रवीण सिन्हा। आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आईपीएस हैं प्रवीण सिन्हा। इनको इंटरपोल का एग्जीक्यूटिव कमेटी एशिया में चुना गया है। ठीक, एशिया में जो इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका मेंबर चुना गया है आईपीएस प्रवीण सिन्हा को। ठीक, और एक भारत में नौसेना के नए प्रमुख
नौसेना के नए प्रमुख चुने गए हैं और एडमिरल करमवीर सिंह थे अभी तक, उनका स्थान लेंगे 30 नवंबर के बाद आर हरिकुमार। कौन आए हैं? आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और ये वीडियो जब तक आपको जा रहा है तब तक आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी भारतीय सेना में क्षति हुई है। हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत शहीद हुए हैं। तो इस पर तो डिटेल बात हम लोग दिसंबर में करेंगे, लेकिन चूंकि अभी तुरंत की घटना है इसलिए हम इस पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं। चलिए, एक और नियुक्ति हुई है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है, उसमें पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना गया है, हर्षबंती बिष्ट को। हर्षबंती बिष्ट ये पहली महिला हैं जो भारतीय पर्वतारोहण आयोग में फाउंडेशन में अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो इसे भी आप नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। वायुसेना अध्यक्ष, वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? इन तीनों को अपडेट रखना होता है। जल्दी से आप बताएंगे वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। ठीक, और आपको बताना है भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नियुक्तियों की बात करें तो ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है और फिर से भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को नया CEO नियुक्त किया गया है और जैक डोर्सी का यह स्थान लेंगे। जैक डोर्सी ने त्यागपत्र दिया है, उनका स्थान लेंगे कौन? पराग अग्रवाल। चलिए बात कर लेते हैं ICC T20 विश्व कप की, जिसमें भारत का थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा और पहली बार ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा, उप विजेता न्यूजीलैंड। और ये पूरा आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ और UAE में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? UAE में। ठीक, तो ICC T20 पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, 7वां संस्करण है। इसके पहले वेस्ट इंडीज़ विजेता था। ठीक है, और ये 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच संपन्न हुआ है। और भारत, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये तीन संयुक्त रूप से मेजबान देश थे और इन तीनों लोगों ने क्या किया है मिल करके। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इसे जीता है। न्यूजीलैंड उप विजेता थी, माने फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित किया। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की तो डेविड वार्नर रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और बाबर आजम, पाकिस्तान के बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा इस पूरे टूर्नामेंट में रन बनाया है। और वानिंदु हसरंगा ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे, तो इन्होंने कुल 16 विकेट लिया है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे और ICC T20 विश्व कप से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल के आर्मी चीफ प्रभुराम शर्मा हैं। कौन है? प्रभुराम शर्मा हैं। उनको भारत के राष्ट्रपति ने मानद उपाधि दी है, जनरल की मानद उपाधि दी है। तो ये भारत और नेपाल के बीच आपस में समझौता है जिसमें ये एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि देते हैं। तो इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में, पिछले साल के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जो इंडियन आर्मी के प्रमुख थे तो उन्हें जनरल की उपाधि मिली थी और इस बार भारत ने दिया है। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक, तो भारत का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है वो तमिलनाडु के तंजावुर में। और तमिलनाडु के तंजावुर में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से आमतौर पर सवाल आते हैं, बृहदेश्वर का मंदिर है। ठीक, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 341 किलोमीटर लंबी है इसका उद्घाटन किया गया है और सुदूर पूर्व को ये जोड़ता है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से गाजीपुर को जाता है, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा।
हालांकि अभी बहुत कंप्लीट स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। चलिए, हमारी राज्यसभा जो उच्च सदन है, जो अस्थाई सदन है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जहां अधिकतम 12 लोगों का नामित कर सकता है कौन, भारत का राष्ट्रपति नामित करता है, वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्व्यवहार के कारण 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। पहली बार राज्यसभा के इतिहास में 12 सांसदों को दुर्व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। और ये सांसदों ने वहाँ पर जो मार्शल थे उनके साथ पिछले सत्र में किया था, और वर्तमान में मानसून शीत सत्र चल रहा है, वहाँ पर ये हुआ है। ठीक, आरबीआई ने नवंबर महीने में एक बड़ा परिवर्तन किया है। जो प्राइवेट बैंक होते हैं, उनके जो प्रवर्तक होते हैं, अभी तक उनकी हिस्सेदारी उस बैंक में 15% तक हो सकती है, इसे बढ़ाकर अब 26% कर दिया गया है। तो अब प्राइवेट बैंक में उनके प्रवर्तकों की हिस्सेदारी आरबीआई ने 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 26% कर दिया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ठीक, फटाक से नोट करेंगे। एक उपन्यास है लाल सलाम, इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी, फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। केंद्रीय मंत्री हैं तो किस विभाग में केंद्रीय मंत्री हैं, आपको बताना है कि कौन सा मंत्रालय ये संभालती हैं। और इनकी एक पुस्तक आई है, उपन्यास है लाल सलाम, जो नक्सली हमले हुए थे, ये उस पर आधारित है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि स्मृति ईरानी किस मंत्रालय को संभाल रही हैं वर्तमान में। तो ये तो बहुत ही, ये है नवंबर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग स्ट्रेटेजिक लेते हैं, मंथली लेते हैं। बीच में अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स लगातार हैप्टिक शेड्यूल और इतने लगातार एग्जाम थे, उसमें टेस्ट ऑफलाइन में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया था। बहुत जल्दी इसी सप्ताह में आपको अक्टूबर का करंट अफेयर्स, नोबेल पर स्पेशल क्लास और जो पद्म पुरस्कार हैं उस पर पुरस्कार दिए गए हैं, उस पर आपको एक क्लास मिलेगी। तो ये दोनों छोटी क्लास होंगी और अक्टूबर का पूरा प्रॉपर क्लास मिलेगा। और हर बार की तरह अगले एक आध दो दिनों में आपको इस वीडियो पर आधारित क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के प्रश्न जो बन सकते हैं, संभावित हैं, और पूरा प्रॉपर सितंबर तक का प्रॉपर करंट अफेयर्स आपको इस तरह से मिल रहा है। और इसके अलावा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज हिंदी को टॉपिक वाइज लेक्चर, वहाँ से आप नोट्स, और साथ ही साथ आपके वेबसाइट पर हिंदी के 60 नोट्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और वो अपने आप में कंप्लीट प्रश्न हैं। अगर टॉपिक वाइज उन प्रश्नों को भी आप ले लेते हैं तो आप पीछे के एग्जाम में कंपेयर कर सकते हैं कि पूरी तरह से आप कवर कर पा रहे हैं। ठीक, और अधिकतम 15 वीडियो और अधिकतम आपके साल के 15 घंटे और अधिकतम 300 प्रश्नों के माध्यम से हम करंट अफेयर्स का टास्क ले रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से आप कवर कर रहे हैं। और आपके यूट्यूब चैनल की खास बात है कि प्रत्येक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन लगे हैं, उसको 2 जगह से प्राप्त कर सकते हो आप। एक तो आप अपने चैनल के गूगल के वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पर आपको www.studentclassesprayagraj पर जाना है, और मीनू में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक तो वीडियो बेस्ड MCQs, इसके अलावा लूसेंट का लास्ट पार्ट विविध जीके, जो स्टैटिक जीके है, जहाँ से आमतौर पर सवाल आते हैं, उसको कंसाइज नोट्स के माध्यम से मैंने वहाँ पर लगा दिया है। वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही शार्ट। और उसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं अलग अलग विषयों में, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, जियोग्राफी, भारत का संविधान, हिंदी, ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी टेट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप वहाँ से जाकर के प्रॉपर्ली क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करते रहें। और एक बहुत ही उच्च स्तरीय, आप लोगों के सहयोग से एक बहुत ही उच्च स्तरीय हमारा प्रयास है कि हम टॉपिक वाइज प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक, जो एक समस्या है कि पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस का कहाँ से करें और स्तरीय प्रैक्टिस का अभाव होना, तो उसको हम उस कमी को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस आपको रेगुलर अपनी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है और अपने फेसबुक पर शेयर करते रहना है। तो सब लोग एक बार अपनी वेबसाइट को शेयर जरूर करेंगे।
अपने वेबसाइट पर जो भी अटेम्प्ट करेंगे उसे अपने फेसबुक पर शेयर जरूर करेंगे। ठीक, तो जल्दी ही हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। तो मित्रों, मेरे ख्याल से आज दीजिए इजाज़त। ये पूरा हुआ नवंबर का करंट अफेयर्स। और अपने ज़रूरी कमेंट बॉक्स में ज़रूरी सुझाव देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको और किस तरह के सुधार, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी दिक्कत है, आप ज़रूर दीजिएगा। तो हम आपके कमेंट की अपेक्षा करेंगे। आप वैल्यूएबल कमेंट जरूर देंगे। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही हम अक्टूबर का जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसे लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे। तो प्रॉपरली इस नोट्स को बनाए रखेंगे आप लोग। ठीक, तो दीजिए इजाज़त। क्लास आप लेफ्ट हो सकते हैं, क्लास से आप लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक, सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार। थैंक यू, सबसे नमस्कार। ठीक ठीक।